के खास कार्यक्रम तिरछी नजर में हम हर एपिसोड में कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज का जो मुद्दा है काफी अहम है, क्योंकि हर बार बजट आता है, राज्यों के अलग बजट होते हैं, केंद्र के अपने बजट होते हैं। खासतौर पे आर्थिक की चीजों को लेकर ताना बाना बुना जाता है, इसमें सेंसेक्स भी काफी ऊपर जाता है। लेकिन हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो बैंकिंग फ्रॉड और खासतौर पर आर्थिक अनियमितता के जो मामले भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चिंता की लकीर है। और इसमें अगर आम व्यक्ति समझे तो ये लाखों करोड़ों का मामला होता है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि किस तरह से ये फ्रॉड मुमकिन हो जाता है, जबकि चेक एंड पॉइंट बहुत जगह पे है। सरकार की पैनी नजर होती है, सरकार की जो एजेंसियां है वो भी इस पर काम करती है। इन्हीं तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ में हर बार की तरह इस बार भी रामावतार तिवारी जी, संपादक छत्तीसगढ़ वाच से हमारे साथ में मौजूद है। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा रामावतार तिवारी जी का इस खास कार्यक्रम में। रामावतार तिवारी जी, अगर देखा जाए बैंकिंग फ्रॉड का, तो एक आंकड़ा एक आया है, एक निजी संस्थान ने आरटीआई के तहत में आरबीआई से जो जानकारी निकाली है, उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है कि हर रोज भारत में 229 मामले 229 मामले आते हैं बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित। आपको नहीं लगता कि एक बैंकिंग फ्रॉड का एक जो माया जाल फैला हुआ है पूरे देश में, इस पे बहुत पुरजोर तरीके से काम करने की आवश्यकता है? बैंक के या वित्तीय संस्थानों के घोटाले कोई नई बात नहीं है, परंतु इस बार जो घोटाले हुए हैं वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। करीब 27 बैंकों के साथ एक आदमी ने घोटाला कर दिया, जिसकी शिकायत भी हुई। 7 साल तक जांच चली। उन जांचों में कोई बड़ा निष्कर्ष 7 साल बाद निकला, तब अब ले जाके अब प्राथमिकी दर्ज हुई। ये सब कुछ इसलिए बताना पड़ रहा है कि अगर आप बैंकों में शिकायत करें तो 7 साल बाद उसकी जांच शुरू होती है, पहली बात। दूसरी बात, गरीब आदमी अगर थोड़ा सा लोन लेने जाएगा तो उसके चप्पल घिस जाते हैं। रोज आप देख रहे हैं, मार्च एंडिंग आ गया, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार नीलामी के छप रहे हैं। वो सब बड़े लोगों के नहीं है, छोटे और मध्यम लोगों के हैं। बड़े लोग बड़ा खेल कैसे करते हैं, तब ये जिस तरह सरकार के या आपके पैसे का बैंक जो है किस तरह दुरुपयोग करती है और जिस तरह घोटाले होते हैं, ये यक्ष प्रश्न वर्षों से बना हुआ है। जनता की गाढ़ी कमाई के इस पैसे का उद्योगपति, व्यापारी आसानी से पैसा ले जाते हैं सत्ता के संरक्षण में। एनपीए में बड़ा खेल होता है, इस तरह के लोनों में बड़ा खेल होता है। बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ होते हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से छूट दी जाती है और बदले में एक बड़ा उनसे पैसा वैध या अवैध तरीके से दूसरे हाथों से ले लिया जाता है। इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही है। ये तो बैंक की हुई। राज्यों में भी इस तरह की घोटाले की खबर आती है और भी संस्थाओं से घोटाले की खबर आती है। ये इसलिए आते हैं कि जैसे गांधी जी ने कहा, चेक इन बैलेंस इतने सारे हैं, जितने सारे चेक एंड बैलेंस हैं उतने सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी सोच के लोग या जल्दी पैसा बनने की हवस के कारण ऐसे लोग एक योजनाबद्ध तरीके से बहुत सारे लोगों को साठगांठ करके ये पैसा निकाल लेते हैं। जबकि हमारे देश में सीबीआई से लेकर राज्य के मोहल्ले के थाना तक है, उन जगहों में जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा, लोकायुक्त, ऐसी ही ईडी, सीबीआई सहित अनेक संस्था है, इनकम टैक्स विभाग है, बड़े बड़े विभाग चल रहे हैं जो एक तरह से सफेद हाथी घोषित होते जा रहे हैं। ये सफेद हाथी इसलिए कह सकते हैं कि गांधी जी ने बताया कि प्रतिदिन 225 केस कैसे 229 एक ही विभाग बैंकिंग फ्रॉड से। तो बाकी फ्रॉडों की संख्या आप देखिए कितना होगा
और कैसे लोग सफर कर रहे हैं और कैसे बदमाश जो है अपना रास्ता खोज ले रहे हैं। इसके लिए सरकार को और भी व्यापक तरीके से ठोस कानून और सजा के बाद जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में जो छेद है उसको बंद करने की दिशा में जब तक काम नहीं होगा, जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा खेल शीर्ष स्तर पर चलेगा। जो शीर्ष स्तर पर खेल होते हैं वही बच निकलते हैं। छोटे और मध्यम आदमी तो अपना एक एक वही पैसा बच पटाता निकलते है। हैं, वही विदेश चले जाते हैं। ये भी बातें निकल के सामने आती है, वही विदेश चले जाते हैं। और आंकड़े अगर देखा जाए तो कुछ ही सालों में 6 लाख करोड़ की फ्रॉड हुए। 6 लाख करोड़ जो भारत के अगर बजट का देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पे रामावतार तिवारी जी। देखिए, और एक स्टेट का तो मतलब बजट ही पूरा हो जाता है, किसी स्टेट का तो 6 गुना बजट है वो 6 लाख करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड। इतना बड़ा फ्रॉड होने के जो कारण है वो ये है कि बड़े स्तर पर मिली भगत। ये मिली भगत जब तक चलती रहेगी तब तक इस व्यवस्था में या सरकारी व्यवस्था में इन प्राइवेट जो बैंक हैं, क्या हम प्राइवेट बैंकों की तरफ जा रहे हैं? कोई योजना तो नहीं है। ये जो सरकारी बैंकों में ज्यादा घोटाले होते हैं, प्राइवेट बैंक में घोटाले क्यों नहीं होते? प्राइवेट बैंक जो है इतनी लिखा पढ़ी करती है, इतनी सतर्कता बरतती है, तभी देती है लोन। लेकिन इस बार तो वो भी जद में आ गए। वो भी पहली बार आए जी, हैं, पहली बार आए हैं, उसके वजह नहीं हुए। देखिए, आपने तमाम आंकड़े बताए, ये आंकड़े नहीं बताए कि किसान जो पैसा लेता है लोन वो 90% पटाता है। किसानों के लोन का 90 से 95% रिकवरी है, जो हर राज्य में, देश भर में। और दूसरी बात, नहीं तो जो 10% नहीं पटाते हैं उनके खाते में, उनके खेतों को नीलाम किया जाता है और वो बेचारा ये लड़ाई, ये फाड़, ये संरक्षण नहीं जानता। तो किसान अपना पैसा पटा रहा है पूरा, तो ये उद्योगपति बहुत तेजी से पैसा कमाने के बाद भी क्यों नहीं पटाते, एक बड़ा रहस्य है। जिस तरह से एक एक बैंक खातों के चेक होता है, तो चेक होता है, ये जो बड़े उद्योगपति लोन लेते हैं, इस लोन का पैसे का ट्रांसफर दूसरे जगहों में करते हैं, दूसरी संस्थाओं में करते हैं, तब ये क्या होते रहता है। अनेक ऐसे सवाल इन वित्तीय घोटालों को लेकर है। जो सरकार, कोई भी सरकार रहे, जिस सरकार ने महत्वाकांक्षी लोगों को या व्यापारियों को इस तरह से लोगों को संरक्षण दी, तो वो घोटाले बढ़ते हैं। सत्ता के संरक्षण में ही घोटाले होते हैं। तो सत्ता में किस तरह के लोग हों और किस तरह की सोच हो और कैसे इसको रोका जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और दूसरी तरफ हम इन संस्थाओं से, जो संस्थाओं को करोड़ों रुपया वेतन, सुविधाएं और कानून दिए हुए हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी उपयोगिता कितनी है और वो लोग क्यों इस तरह से छोड़ देते हैं। हम देखे थे कि यहाँ तक एक मामले में सीबीआई चीफ को सजा हुई है, इस तरह से बड़े कारोबारियों से मिली होने के कारण। और अभी 2 दिन पहले लगातार जो सेबी की हेड हैं, उनकी महिला है और उन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया है, ये एक चीजें आ रही है। बस सिस्टम के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी मिली भगत, मतलब कहने को तो ये कि सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का है। तो आप देखिए कि हमने देखा कई ऐसे जो फ्रॉड हुए हैं, बड़े फ्रॉड, हम छोटे फ्रॉड की बात नहीं करें, छोटे फ्रॉड तो आए दिन होते ही रहते हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हो जाता है, कहा यह जाता है कि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बड़े हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड चाहे डेबिट कार्ड, उसमें भी बहुत बड़े स्तर फ्रॉड होते हैं। लेकिन जो फ्रॉड जिससे पूरा देश चौंक चुका है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, उसमें तो बात ये निकल के सामने आ रही है कि जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी सीधे तौर पर मिली भगत है। देखिए, राज्यों में हो जी, चाहे केंद्र में हो, चाहे स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये दिनों दिन आपके जेब पर
जिस तरह निगरानी रख रहे हैं सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों पर, और उसकी जेब का भार बढ़ा रहे हैं, और बड़े लोगों के जेबों में जा रहा है क्या, ये एक सोचने वाली बात है कि जिस तरह से सहायता दी जा रही है, एक तरह से ये सहायता ही देना है। सहायता क्यों देते हैं और सहायता कब तक कैसे देते हैं, इस पर पर्दाफाश होनी चाहिए, विशेष अभियान चलनी चाहिए। और जो लोग इस तरह के रुतबेदार बन जाते हैं, क्या हम पैसे सब चीज हो गया है, क्या समाज में नैतिकता कम हो रही है, क्या अंधाधुंध पैसे के कारण ये हो रहे हैं, क्या अब सत्ता के इर्द गिर्द व्यापारी नुमा आदमी ही रह रहा है, या स्वार्थी नुमा आदमी ही जा रहा है, या एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारों के इर्द गिर्द घूमने वाले ये कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अंततोगत्वा जो बड़े अपराध, छोटे अपराध में हम कह सकते हैं कि अति रंजिश में नेग्लिजेंसी बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें समझाई जा सकती है, मगर बड़े अपराध जो बड़े समय से चल रहे हैं और संरक्षण में चल रहे हैं, और जब विदेश भाग जाएं तब कोहराम बचना एक तरह से ये संदेश देता है कि उसको छूट मिली हुई थी। तो छूट हम कितना और क्यों देंगे यह, और अगर छूट हम लंबे समय तक देते रहे तो एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, दूसरे तरफ समाज में आक्रोश और असंतोष बढ़ेगा, और तीसरी तरफ जो बात आ रही कि जो एक बड़ा प्रशासन और शासन और प्रशासन की उपयोगिता, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है, जिस पर सबसे ज्यादा आदमी ट्रस्ट करते हुए अपने पैसे रखता है, अपने संसाधन रखता है, सरकारों पर विश्वास करता है, उन लोगों को क्या हम एक विश्वासघात कर रहे हैं। इन चीजों को अगर देखा नहीं गया तो एक बड़ा नुकसान आएगा। देखिए, एक और चीजें हैं कि बहुत सारे लोग इसमें बच निकलते भी हैं। ये तो एक बात है कि कितने प्रतिशत घोटाले हो रहे हैं, कितने प्रतिशत घोटालेबाज बच रहे हैं, कितने प्रतिशत घोटालेबाज निकल जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि बचाने का खेल जो चल रहा है, दबे पांव, उसका भी उजागर अलग अलग तरीके से, व्यापक तरीके से होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये संस्थाएं कमजोर होंगी, ये संस्थाएं अगर दंतहीन हो जाएंगी, ये संस्थाएं सफेद हाथी घोषित होती जाएंगी, तो ऐसे अपराधियों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थितियों में जनता को भी जागरूकता होना चाहिए, जनता को इन चीजों की समझ होनी चाहिए, और जनता सर्वोपरि है, उसकी शक्तियां असीमित है, उन शक्तियों के द्वारा। लेकिन आपने आम जनता की बात की, उनकी शक्तियों के बारे में बात की, एक प्रसंग का मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज देखिए डेटा किसी जगह सेफ है नहीं, डेटा की चोरी हो जाती है। यहीं पर एक IAS अधिकारी ने किस तरह से एक गांव में वहां के पुजारी, वहां के लोगों का डेटा इकट्ठा करके उनके पैन कार्ड लेके बैंक में खाता खुलवाए, और पुजारी को मालूम ही नहीं कि उसके खाते में 1 करोड़ रुपया है। इस तरह की मतलब डेटा अगर सेफ नहीं है तो इसको तो सुनिश्चित सरकार ही कर पाएगी ना कि किसी का डेटा किस तरह से रह सके। हाँ, और आम जनता ये कर सकती है कि वो अपने डेटा की जानकारी ना दे। जैसे आजकल मोबाइल में फोन आता है और कोई भी अपनी जानकारी दे देता है, तो ये जानकारी वो ना दे, कम से कम ये अवेयरनेस आनी चाहिए। और साथ में डेटा लॉक किस तरह से हो सकता है, डेटा की जानकारी दूसरे तक ना पहुंचे, ये तो सुनिश्चित करने का काम तो सरकार का ही है। सरकारें और संस्थाओं ने इस आधुनिक युग में इतने चेक एंड बैलेंस बनते जा रहे हैं जी, तो उससे बहुत सारे मामले पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे मामले में रोके जा रहे हैं। तब जो है ऐसे लोगों पर सख्ती का संदेश नहीं जाएगा जब तक पकड़ने के वालों के सख्ती के संदेश। अभी हमारी राज्य में आप देखिए, वित्तीय संस्थाओं ने कितना बड़ा घोटाला किया, चीट फंड घोटाला। हाँ, चीट फंड घोटाले में हम देखे कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर गरीब, सामान्य आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी कई 100 करोड़ रुपया अपना दे दिया उन वित्तीय संस्थानों को। वो कैसे आ गए? राज्य में आए, वो
सत्ता के संरक्षण में आए। वो पूरा छत्तीसगढ़ में जाल फैलाया, बहुत तेजी से जाल फैलाया और अपने एक कमरे को कार्यालय खोला, तरह तरह के से लुभाया, उन जनताओं से पैसा लिया, स्थानीय लोगों को से उपयोग करते हुए कई 100 करोड़ यहाँ से ले गए और सरकार देखती रही और संस्थाएं देखती रही। क्या संस्थाएं भी उस तरह के जो चिट फंड कंपनियां थी, जो वित्तीय संस्थान थे, उससे मिली भगत थी, तभी वो कार्रवाई नहीं हुई। आज इस सरकार में इच्छा शक्ति है तो सरकार पैसे लौटा रही है, सरकार जो है उनके ऊपर जेल में डाल रही है, सरकार न्यायाधीशों से अपील कर रही है कि इसमें जल्दी फैसले लें। सरकार की संस्थाएं भी अब दौड़ने लगी। वही सरकार थी, वही संस्थान थे, वही एक आदमी बदल जाने से एक सरकार मान लो बदल गई है तो उसके कारण जो है ये रुक गया मामला। तो एक इच्छा शक्ति, चिटफंड में तो एक तरह से कसावट भी आई है और पूरे देश में चिटफंड को लेकर आपने भी देखा कि किस तरह से गिरफ्तारियां भी हुई। बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज देखिए कि जो बैंकिंग फ्रॉड में जो बहुत बड़े नाम उभर के सामने आए, चाहे हम माल्या की बात कर ले, चाहे हम नीरव मोदी की बात कर ले, ये लोग तो आज भी विदेश जा चुके हैं और ऐसे कई सारी लिस्ट पे चर्चा होती है कि आने वाले समय में ये भी जा सकते हैं। और चाहे आप देखिए कि जो पूंजी होती है किसी भी कंपनी की, उस पूंजी से डबल आप उनको लोन दे रहे हैं। तो जब जिसकी पूंजी ही जितनी है उसके डबल अगर आप लोन दे दे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? और ये इसमें तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए, जो लोन की प्रक्रिया है जी जी, और उसमें जो ब्याज लगते हैं, ब्याज इतना ज्यादा है कि उसको पटा पाना असंभव है। फिर भी इतना लोन ले रहे हैं। जिस आदमी का आवक नहीं है वो आदमी इतना लोन ले रहा है एन के एन प्रकार, जिस तरह से एक एस्टिमेट तैयार करके, एक फर्जी एस्टिमेट तैयार करके लोन लेकर पैसे को इधर उधर करने की एक लंबे समय से प्रक्रियाएं चल रही है। उन प्रक्रियाओं पर कहीं न कहीं रोक लगना आवश्यक है। रोक नहीं लगेगा तो ऐसी स्थितियों में समाज में ये आदर्श बनते जा रहे हैं। हाँ, मतलब आइडियल बनते जा रहे हैं उन लोग भाई, ये लोग देखिए आप यहाँ फ्रॉड करते हैं। हाँ, फिर यहाँ से बच निकलते हैं, विदेश चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और उन लोग जैसे बोफोर्स के समय, लेकिन एक चीज बताइए, मैं बोफोर्स पे भी आऊंगा। हम चिटफंड से शुरुआत कर हमने किया, जिस तरह से पिछले सवाल के जवाब आप जो दे रहे थे, चिटफंड के जो कर्ता धर्ता थे वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंच गए। आपने भी देखा कई केसेस में। बोफोर्स में भी आप देखिए कि कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। लेकिन इन दिनों जिस तरह से ये 6 लाख करोड़ की जो ठगी है, बैंकिंग फ्रॉड है, और जो इतने बड़े नाम है, हम तो प्रत्यारोपण भी नहीं करा पा रहे हैं अगर देखा जाए। देखिए, पिछली समय में ये बड़ा मुद्दा ये तो बना ही था कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर बचाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इन कानूनों के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे वित्तीय कारोबारी हैं, उनको कानून की समझ है। कानून की समझ का लेकुना का वो फायदा उठाते हुए बड़ा तरीके से खेल करके विदेश चले जाते हैं। देखिए, विदेश जाने के लिए ये एक नियम है कि उसकी जांच पड़ताल हो, उसकी तमाम चीजों की चेक हो, मगर वो कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ देश हैं, विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे आकर्षक नीति बनाई, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में। कई ऐसे देश हैं, वहां से बड़े घोटालेबाज अमेरिका सहित 2-3 ऐसे देश हैं, वहां पर जाकर बस जाते हैं, क्योंकि उन सरकारों ने ऐसी नीति बनाई है कि हमारे यहाँ आप 20,000 करोड़ रुपया निवेश करिए, हम आपको नागरिकता दे देंगे। और जब उसको नागरिकता विदेश की मिल गई, उस देश की नागरिकता मिल गई, फिर वर्तमान सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाती। तो इस नियम का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कानून हैं, उसमें भी बदलाव की जरूरतें हैं, क्योंकि जो प्रत्यार्पण के जो नियम कानून है, मगर वो नियम कानून इतने लेकुना है, उसमें इतना धीमा है कि आज तक क्या हम दाऊद इब्राहिम को ला पाए, क्या हम विजय माल्या को ले पाए। ऐसे सैकड़ों
लोग हैं जो यहाँ से संपत्ति लूट कर, आम जनता का पैसा लूट कर ये विदेशों में जा बसे, विदेशों में रह रहे हैं सो आराम से, और यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हुआ। उसके नीचे वाले हम देखते हैं उन वित्तीय संस्थाओं में जो कर्मचारी हैं, नीचे के अधिकारी हैं, वो लोग भी आज जेलों में हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जिन्होंने कई बर्खास्त हो गए। लेकिन मैं एक यहाँ पे चीज कहना चाहूँगा, जैसे हमने राज्यों में चिटफंड की स्थिति की बात की, लेकिन जो वित्तीय अनियमितताएं जो होती है, जिस तरह से आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में जो मामले चल रहे हैं, वो भी उन मामलों में भी देखिए कि किस तरह की स्थिति है। उसमें भी लगातार कई बार तो साबित कर पाते, कई बार नहीं साबित कर पाते हैं, वैसे भी वित्तीय अनियमितता निकल के सामने आती है। देखिए इसको किस तरह से जो भ्रष्ट आदमी है जी, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है, उसका फायदा चालाक और बदमाश आदमी लेते जा रहे हैं। आज नौकरशाही में निर्माण विभाग में पदस्थापना की होड़ मची रहती है, जहां पर सरकार के बड़े बजट हैं, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मैं सबूत आर्थिक अपराध शाखा, लोकायुक्त संस्थाओं में शिकायत हुई, जांच चल रही है। जांच इतनी धीमी है कि गवाह जब तक पलट जाते हैं, जब तक राजनीतिक लोगों से संपर्क करके वैसे लोग बच निकलते हैं। जी जी जी। तो ऐसे लोगों को जो बच निकल रहे हैं, जो जांच में जो प्रभावित कर रहे हैं, तो जांच की जो प्रक्रिया है उसका फायदा ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर इसके लिए एक व्यापक नीति, श्वेत पत्र जारी होनी चाहिए कि किस तरह से इस देश में वित्तीय घोटाले में राज्यों में क्या हो रहा है, केंद्रों में क्या हो रहा है, अन्य संस्थाओं में क्या हो रहा है, और इस पर हम कोई एक नई पॉलिसी ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस राज्य में जिस तरह से चीट फंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति सरकार ने लिया, वही प्रशासन है, उस प्रशासन ने यहाँ से लेकर दिल्ली, बॉम्बे जगहों में बिलों में जो छिप गए थे उनको निकाल कर लाया, उनको जेल के सलाखों में डाला, उनके मकान, दुकान, जमीन का नीलामी कर कर जनता को पैसा लौटाया जा रहा है। यही चीजें, जनता का जो पैसा है, गाड़ी कमाई है, उसको लौटाने की प्रक्रिया हर प्रदेश में, हर देश में होनी चाहिए। इसके लिए भी एक और नया आयोग बना सकते हैं। तरह तरह के आयोग, नियम, कानून और संस्थाएं तो है। भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए इतने सारे कानून हैं, इतने सारे नियम हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, जो करोड़ों रुपया हर साल खर्चा हो रहा है। उसके बावजूद भी ये प्रश्न क्यों बार बार आते हैं, ये क्यों लोग बच निकलते हैं, ये स्थितियों को लेकर एक व्यापक तौर पर श्वेत पत्र जारी करते हुए सरकारों को ठोस कदम उठानी पड़ेगी। और समाज में जिस तरह से पैसे वाला आदमी है, जिस तरह से प्रभाव वाला आदमी है, वो अंधाधुंध तरीके से चल रहा है, उसको अगर इस तरह से बचाते रहे लंबे समय तक, बाद में वो पूरी संस्थाओं पर काबिज होने का प्रयास चलता है, अपने पैसे के बल पर, अपनी पहुंच के बल पर, और ये फिर भारत के बनाए हुए नियम कानून को नहीं मानते, भारत के बनाए हुए न्यायाधीश के निर्देशों को पालन नहीं करते, और सबको मैनेज करने के लिए सुबह से रात तक लग जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कि इन मैनेज करने वाली जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगने की जरूरतें हैं। उनके लिए हमारी संस्थाओं को और अधिकार देने होंगे, और जो वहां पर जो बैठे लोग हैं वो ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ अगर काम करते रहे तो वित्तीय अनियमितता रुकेगा। मेहनत का आदमी जो मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी ईमानदारी से जो चलना चाहता है, उसका सम्मान होगा, उसको न्याय मिलेगा, और उसको लगेगा कि हम ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं तो हमारा सम्मान हो रहा है, हमारे मूल्यों का सम्मान हो रहा है। हम उन समाज में उन मूल्यों पर व्यक्तियों का, जब तक उन समूहों का, उन संस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। आज हम देखते हैं बाजार में टाटा का अपना एक मापदंड है, चाहे बाजार में जीने का हो, चाहे जीवन में जीने का हो, चाहे मूल्यों में जीने का हो,
इस बाजारीकरण युग में भी। तो ऐसे जो लोग हैं उनको सम्मान मिले बड़े तौर पर, या छोटे में जो आदमी आदर्शों में जी रहे हैं, समाज के बनाए हुए ही तो आदर्श है। समाज के बनाए हुए नियम को अगर मध्यम और गरीब आदमी पालन कर रहा है और बड़ा आदमी पालन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से बड़ा आदमी ही ज्यादा सम्मान के लायक नहीं है। छोटा आदमी सम्मान के लायक है जो आपके बनाए हुए नियम कानून, समाज के बनाए हुए मापदंड को पालन करते हुए अपना जीवन बेहतरी से जी रहा है। हम उसका सम्मान करें, उसकी उपेक्षा ना हो। वो जोड़ तोड़ के जो लोग जी रहे हैं, तो हम ऐसे में देखते हैं कि इन संस्थाओं का विश्वास कम होगा। जिन संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए काम करें, तो ये कहीं ना कहीं छूट रहा है, तभी ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जी जी जी। तो आज हमने बैंकिंग फ्रॉड और वित्तीय अनियमितता को लेकर चर्चा की। मुझे लगता है चलते चलते कुछ जानकारी और रखना चाहेंगे रामोतार तिवारी जी की। देखिए, भ्रष्टाचार पे चर्चाएं बहुत होती हैं, वित्तीय अनियमितता पे चर्चा भी होती है, और एक बार तो केंद्र सरकार भी बदली, राज्यों को भी रहता है, और धीरे धीरे जो आम मानस जनमानस है वो ये समझने लगा है कि ये सब बड़े लोगों का खेल है। जी। तो इन बड़े अब भगवान के भरोसे हो गए क्या? संस्थाओं, राजनीतिक दल संस्थाओं पर भरोसा ना करके सिर्फ भगवान पर भरोसा करें कि भगवान ऐसे लोगों पर आप ही कार्रवाई कर सकते हो। ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसी बात बड़े पैमाने पर ना चला जाए। का एक बहुत बड़ा जो स्कैम है जब आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था होती है, जिस आस्था की आप बात कर रहे हैं, वो भगवान के प्रति ज्यादा हो जाती है कि ऐसे लोग जब इस तरह का फ्रॉड कर पा रहे हैं। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सही है कि जो धर्म है वही भगवान है, वही अच्छा और बुरा देखते हुए वही न्याय कर सकता है, ये न्याय नहीं कर सकते। इसलिए नैसर्गिक न्याय का भी एक सिद्धांत है जिसके बारे में गाय बगाए चर्चा होती है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ में रामोतार तिवारी जी जुड़े थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ में न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।